हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर पर डिस्कस करेंगे। एक बात यहां पर ध्यान रखें कि हम एक ऐसे हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे जिसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि मान लीजिए ये एक हॉलो स्फीयर है और हमें क्यू चार्ज इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है और इस हॉलो स्फीयर का रेडियस r है। सो अगर हम चार्ज को यूनिफॉर्मली इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां पर एक बात ध्यान रखें, इस हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी का अर्थ यह है कि इस हॉलो स्फीयर को जितने चार्ज पार्टिकल्स से मिला के बनाया गया है, हमें उन सभी चार्ज पार्टिकल्स के पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके उनका सम कैलकुलेट करना है। हमें इस सिस्टम के सभी पेयर्स पे काम करना होगा। तो मान लीजिए कि हमें एक ऐसा हॉलो स्फीयर बनाना है जिसका चार्ज कैपिटल क्यू है और अभी तक हम एक ऐसा हॉलो स्फीयर बना चुके हैं जिसमें टोटल क्यू स्मॉल चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है और एक चार्ज डी क्यू स्मॉल अमाउंट इनफाइनाइट से इस सरफेस के ऊपर लाके और रखा जाने वाला है। तो क्यू चार्ज इस स्फीयर पे प्रेजेंट है और डी क्यू चार्ज की अमाउंट को इसमें और लाके रखा जाने वाला है। इस प्रकार की ये यूनिफॉर्मिटी जो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बनी रहे। तो ऐसे में हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर हम इस स्टेप को लेते हैं तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो क्यू चार्ज का स्फीयर क्रिएटेड है और अब जो चार्ज एंटर कर रहा है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यहां पर हम ये मानते हुए डिस्कस कर रहे हैं कि जब ये डी क्यू चार्ज इनफाइनाइट पे था तो इस हॉलो स्फीयर जो क्यू चार्ज का क्रिएट किया जा चुका है और इस डी क्यू के बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। यानी इनफाइनाइट सेपरेशन पे इस स्फीयर और इस डी क्यू के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हुए हमें उस केस की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब यह डी क्यू चार्ज इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पर रख दिया जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल है कि अगर हम इस क्यू चार्ज के हॉलो स्फीयर के जिस सरफेस पर डी क्यू आने वाला है उस सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर ले तो पोटेंशियल से डी क्यू को मल्टीप्लाई करके इन दोनों से बने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को निकाला जा सकेगा, यह मानते हुए कि जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। तो हम जानते हैं कि अगर किसी हॉलो स्फीयर पर क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है और उस हॉलो स्फीयर का रेडियस r है तो उस हॉलो स्फीयर के सरफेस के पोटेंशियल को लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इतना पोटेंशियल ये चार्ज डेवलप करेगा इस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे और dq चार्ज को इस सरफेस पे लाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो इस हॉलो स्फीयर और इस चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है v इंटू dq। मैं बार बार कहूंगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की ये मान के लिखी जा रही है कि जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो उस समय इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। आप जानते हैं कि किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बता पाना पॉसिबल नहीं है। ये ठीक वही कंडीशन है जो पोटेंशियल में भी अराइज होती है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हमेशा रिलेटिव बताई जाती है। तो इनफाइनाइट सेपरेशन के केस में जीरो मान के ही हम सारे आंसर दे रहे हैं। सो अब इस डी क्यू चार्ज के सरफेस में बैठने के बाद इस क्यू चार्ज वाले हॉलो स्फीयर और डी क्यू के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से दिया जा सकता है और हमें इस डी क्यू चार्ज की अमाउंट को बार बार इस सरफेस पे लाके रखना है और तब तक रखना है जब तक ये क्यू चार्ज बढ़ते बढ़ते कैपिटल क्यू ना हो जाए। यहां पर ध्यान दें, स्मॉल क्यू एक वेरिएबल है और हमें इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करना है डी क्यू इंटीग्रेंड के टर्म में, आप देख पा रहे हैं। सो अगर मैं इसे कंप्लीट इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे इस हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी उस समय के लिए पता लग जाएगी जब इसने क्यू चार्ज कंप्लीट एक्यूमुलेट कर लिया होगा। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे समझें कि आर रेडियस कांस्टेंट है और सभी टर्म बाहर लिए जा सकते हैं क्यू के अलावा
और Q जो वैल्यू है वो इस हॉलो स्फीयर में किसी आर्बिट्रेरी टाइम पे कंसीडर किया गया चार्ज है। सो अगर मैं इस चार्ज को 0 से कैपिटल Q तक इंटीग्रेट करता हूं तो इसका अर्थ यह होगा कि इस हॉलो स्फीयर के बनने की स्टार्टिंग से, जब इसमें चार्ज आना शुरू हो रहा था, उस समय से Q चार्ज एक्यूमुलेट करने तक की कंडीशन के बीच में हम काम कर रहे हैं। अब यहां पर हमें Q को इंटीग्रेट करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि Q किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट का चार्ज है। सो अगर हम Q को 0 से Q लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने का अर्थ होगा कि हम उस स्टेज की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं जब इसमें कंप्लीट चार्ज Q एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक बात पे और ध्यान दें कि हम इंटीग्रेशन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले पार्टिकल के आने के बाद से लगातार जब पार्टिकल आते रहे तो हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया गया है किसी भी पेयर के लिए। यानी इसको 0 से Q तक इंटीग्रेट करने का अर्थ सीधे सीधे यह निकलता है कि आपने इस चार्ज के एक्यूमुलेशन में जितने भी पेयर बने, हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड किया। और अब अगर मैं इस सिंपल से इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो यह बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और Q का इंटीग्रेशन Q²/2 होना चाहिए, जिसमें अगर मैं चार्ज के लिए लिमिट पुट करूं तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q²/r, और एक हाफ मल्टीपल है जिसे मैं आगे लिख दे रहा हूं। सो इस तरह से एक हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी को दिया जा सकता है। एक बात यहां पर आपको और समझनी होगी कि हॉलो स्फीयर की इस पोटेंशियल एनर्जी को एक बार इससे पहले हम एक एनालिटिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप दोनों पॉइंट्स को समझें। ये कैलकुलस का वे है, और आप जानते हैं कैलकुलस किसी भी प्रोसेस को सिंपलीफाई कर देता है, सिंपली सॉल्व कर देता है। इससे पहले जब हमने इसे सॉल्व किया था तो उसे हमने एनालिटिकली सॉल्व किया था, ये कंसीडर करते हुए कि ये हॉलो स्फीयर बहुत सारी रिंग से मिलकर बना है। सो दोनों अप्रोच पे काम करें। बहुत सारी मेथड से जब आप एक क्वेश्चन पर अपना आइडिया डेवलप करते हैं तो आप उस क्वेश्चन को ज्यादा क्लियरली समझ पाते हैं और फिर उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स पे आप ज्यादा पकड़ बना पाते हैं। थैंक यू।